हेलो स्टूडेंट्स, साइंस के इस वीडियो में पुनः फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। जी हाँ, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा में बताया जाता है कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या, जी हाँ एक बार फिर से, वह रासायनिक समीकरण जिसमें सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समीकरण के दोनों ओर बराबर होती है। वो रासायनिक समीकरण जिसमें सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समीकरण के दोनों ओर बराबर होती है। हाँ, यानी कहने का मतलब है कि जितने परमाणुओं की संख्या इधर अभिकारक में होती है, उधर दूसरी ओर उत्पाद में उतने ही परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से बताया गया कि इस तरह अगर समीकरण में है, यानी कि परमाणुओं की संख्याएं दोनों ओर अगर बराबर होती हैं तो इसे ही हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात वह रासायनिक समीकरण जिसमें सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समीकरण के दोनों ओर बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब हम देखते हैं कि आखिर समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो हम ये जानते हैं कि समीकरण दोनों ओर हमें संतुलित करना होता है, लेकिन क्यों? तो देखते हैं कि समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से बताया गया कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, यानी कि अभिक्रिया से पहले अब जो द्रव्यमान उसका था उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। इसीलिए बताया गया कि समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि समीकरण को इसलिए संतुलित करना आवश्यक होता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। इसीलिए हम समीकरणों को संतुलित करते हैं। और द्रव्यमान के संरक्षण के नियम में यहाँ पर बताया जाता है कि जितना द्रव्यमान उत्पाद में है उतना ही द्रव्यमान उधर आपके अभिकारक में होना चाहिए। अर्थात जितना अभिकारक में उसका द्रव्यमान है उतना इधर उत्पाद में भी द्रव्यमान होना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन ये रासायनिक समीकरण करती है। चलिए उदाहरण के माध्यम से समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। चलिए ध्यान से देखते रहिए आप लोग। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इस समीकरण को लिखने के लिए शब्द समीकरण को सबसे पहले दर्शा लेते हैं। जी हाँ, तो हम सबसे पहले उदाहरण को लिख लेते हैं। चलिए उदाहरण में सबसे पहले हम शब्द समीकरण को लिखते हैं। ये आपका शब्द समीकरण। तो शब्द समीकरण को कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख रहे हैं यहाँ पर एक शब्द समीकरण है। चलिए देखते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले मान लिया कि मेरे पास जिंक है, ये है जिंक, और इसमें मैंने सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया। तो ये रहा सल्फ्यूरिक अम्ल, ये रहा सल्फ्यूरिक अम्ल। और जब हमने जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में मिला दिया तो सबसे पहले हमारा एक उत्पाद बनता है जो कि है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट के साथ में
हमें हाइड्रोजन भी प्राप्त होती है। जी हाँ, चलिए देखते हैं जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट के साथ में हमें हाइड्रोजन भी प्राप्त हो गई। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास में शब्द समीकरण तैयार है। देखते हैं कि इस समीकरण को सबसे पहले हम रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करते हैं। तो चलिए देखते हैं, रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले हमको तो इनके फार्मूले आने चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस शब्द समीकरण को रासायनिक समीकरण में। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं, लिखा है जिंक। तो जिंक को हम Zn से प्रतीक यानी कि Zn से दर्शाते हैं। जिंक हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका फार्मूला होता है H2SO4, और गिब्स आउट के स्थान पे गिब्स आउट लिख लिए। याद रखिए जो आपका ये कह सकते हैं कि शब्द समीकरण है, शब्द समीकरण को यहाँ पर रासायनिक समीकरण में परिवर्तित किया जा रहा है। तो देखते हैं, जिंक के स्थान पे जिंक लिख लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल के स्थान पर सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला लिख लिया। और आगे देखते हैं, है आपका जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट का फार्मूला होता है ZnSO4, ZnSO4, और प्लस आपके आगे और प्लस के आगे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का H2 होता है। चलिए, हमारा रासायनिक समीकरण अब यहाँ पर तैयार हो चुका है। चलिए देखते हैं कि जो रासायनिक समीकरण है इसमें देखते हैं। सबसे पहले तो इस समीकरण में हम तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों, ये जो तीर का निशान है, इस निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना कर लेते हैं। चलिए देखते हैं परमाणुओं की संख्या की तुलना। तो परमाणुओं की संख्या की जो तुलना है उसको कुछ इस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं परमाणु की संख्या। तो एक और हम यहाँ पर लिख लेते हैं, मान लेते हैं हम एक सारणी के माध्यम से देख ले रहे हैं। सबसे पहले हम लिख लिए तत्व, और उसके बाद में फिर हमने लिख लिया कि जो हमारे पास अभिकारक थे, यानी कि हम कह सकते हैं दाईं ओर बाईं ओर को भी, या फिर हम ये हमारा अभिकारक है और इधर ये उत्पाद है। तो सबसे पहले हम अभिकारक और उत्पाद को अलग अलग कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम अभिकारक को ले लेते हैं। तो अभिकारक में सबसे पहले हम लेते हैं तो तत्व में देखते हैं, अभिकारक के तत्व में सबसे पहला हमारे पास है जिंक, जो कि Zn, और फिर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन लिख लिए। फिर ये बीच में सल्फ़र है, हमने सल्फ़र लिख लिया। और फिर सल्फ़र के आगे ऑक्सीजन है, हमने ऑक्सीजन लिख लिया। अब आगे हम देखते हैं उत्पाद की ओर। तो ऐसे ही उत्पाद में भी देखते हैं, तो जो इधर आप देखते हैं अभिकारक में तत्व हैं वही उत्पाद में भी हैं। अब केवल और केवल हमें अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं को बराबर करने के लिए बताया जा रहा है कि मतलब बराबर कैसे होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बराबर होने के लिए हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि कौन कितने कम हैं, यानी कि किस तत्व में कितने परमाणु किस ओर ज़्यादा हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जिंक। तो जिंक हमारा पहले है, हम अपने समीकरण में पहले देखते हैं अभिकारक की ओर जिंक केवल एक है जिंक का परमाणु, तो हम ले लेते हैं जिंक में एक लिख लेते हैं। उसके बाद में हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को देखते हैं, यहाँ पर दो है, तो हाइड्रोजन देखते हैं कि परमाणु दो हैं, और यानी कि हाइड्रोजन का अणु एक है तो दो, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं हाइड्रोजन हमारे पास प्योर दो हैं। सल्फ़र, ये सल्फ़र केवल और केवल एक है, तो सल्फ़र को हम यहाँ पर केवल एक लिख लेते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन, यहाँ पर चार हैं, तो यहाँ पर यानी कि चार हैं, तो चार का मतलब यहाँ पर चार ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पर हम चार लिख लेते हैं। अब आगे आते हैं उत्पाद की ओर। उत्पाद में सबसे पहले जिंक आया, तो जिंक को देखते हैं, इधर जिंक कितने हैं, तो इधर देखते हैं कि जिंक हमारा एक है। फिर सल्फ़र को देखते हैं, सल्फ़र हमारे कितने हैं, तो सल्फ़र को हमने देखा कि नहीं, सल्फ़र से पहले हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को इधर हम देख लेते हैं। हाइड्रोजन इधर दो हैं, तो हमने हाइड्रोजन को दो लिख लिया। उसके बाद में फिर सल्फ़र, इधर यहाँ से देखते हैं सल्फ़र कितने हैं, सॉरी सल्फ़र, हाँ सल्फ़र यहाँ पर है एक,
हमने 1 लिख लिया। फिर ऑक्सीजन यहाँ 4 हैं, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं। इस तरह से अब हम मिलान कर लेते हैं, देखते हैं कि कौन कितने किस पार ज़्यादा हैं। तो हम देखते हैं कि अभिकारक में जिंक 1 है, उत्पाद में भी 1 है। तो इस तरह से 1 जिंक ये आपका बराबर है दोनों ओर। हाइड्रोजन को भी देखते हैं, इधर 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, यानी ये भी बराबर है। सल्फर को देखते हैं, इधर 1 और इधर भी 1 है, ये भी बराबर है। ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन इधर 4 हैं और उत्पाद में भी 4 हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जितने परमाणु अभिकारक में हैं उतने परमाणु उत्पाद में हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यह समीकरण पूरी तरह से संतुलित है, क्योंकि जितने परमाणु अभिकारक में हैं उतने ही परमाणु उत्पाद में हैं। तो हमने देखा कि तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है। तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक परमाणुओं की संख्याएं समान हैं, इसलिए यह समीकरण संतुलित है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह समीकरण पूरी तरह से संतुलित है। यानी कि हम लिख सकते हैं Zn प्लस H2SO4 gives out ZnSO4 प्लस H2, यानी कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल गिव्स आउट जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। यह समीकरण संतुलित है। समीकरण ये संतुलित है। देखिए इसमें तो ये हमें संतुलित रासायनिक समीकरण मिल गया, या कह सकते हैं ये शब्द समीकरण था। शब्द समीकरण से हमने रासायनिक समीकरण में कन्वर्ट किया। ये समीकरण संतुलित है भी या नहीं, इसलिए हमने इसमें अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं में मिलान किया, दोनों ओर बराबर निकले, अतः ये समीकरण संतुलित हैं। तो इस प्रकार से हमने एक संतुलित रासायनिक समीकरण को देखा। अब हम अगले वीडियो में अगले असंतुलित रासायनिक समीकरण को समझेंगे।